हे गाइस, वेलकम टू काइशन कैपिटल। दिस साइड जन्मजय। आई होप यू आर डूइंग वेल। तो हमने ऐसा डिस्कस किया था कि हफ्ते में हम 3 वीडियो डालेंगे। तो हफ्ते में 3 वीडियो, आई थिंक इट विल बी गुड कि आप धीरे धीरे करके कंटेंट ग्रैब कर पाएंगे। अगर डेली वीडियो आएंगी तो दिक्कत हो सकती है, क्योंकि आप उतनी जल्दी कंटेंट सीख नहीं पाएंगे। एक वीडियो को आप 2 बार भी देख सकते हो, जिससे आपको वो कंटेंट बहुत लॉजिकली समझ में आ जाए, क्योंकि कोई भी हमारी वीडियो बिना लॉजिक के बनती नहीं है। तो हमने जैसे बताया था आपको, यूनिट इंस्पेक्शन हो गया, कोलेटरल विजिट हो गया। जो जो बैंक होते हैं, जो केस डिसबर्स होने से पहले, पैसा देने से पहले, जो बैंक है अपना ड्यू डिलीजेंस करता है। दैट इज़ अ पार्ट ऑफ ड्यू डिलीजेंस, दैट इज कॉल्ड यूनिट इंस्पेक्शन एंड कोलेटरल विजिट। बट आफ्टर द डिसबर्समेंट, दैट इज कॉल्ड पोस्ट डिसबर्समेंट। पोस्ट डिसबर्समेंट क्या होती है आपकी? एक होती है पोस्ट और एक होती है प्री। प्री मतलब होता है पहले, ये तो आपको पता ही होगा। पोस्ट मतलब होता है बाद में। अब जब आपको पैसा दिया ही नहीं गया, तो बैंक पहले सोचेगा कि भाई ये बंदा है कौन, इसकी प्रॉपर्टी कहाँ पे है, जो ये हमको एसेट दे रहा है वो सच में वो उसकी एसेट उसके गोडाउन में है कि नहीं है। अच्छा, तेरे गोडाउन में है, चल ठीक है, हम तेरे गोडाउन में आएंगे। दैट इज कॉल्ड यूनिट इंस्पेक्शन, जो मैंने आपको बताया था। अच्छा, तू कोलेटरल दे रहा है, तो तेरे कोलेटरल की वैल्यू क्या है? अच्छा, 1 करोड़ बता रहा है, चल ठीक है, हम वो अपने वैल्यूअर से चेक करा लेंगे, जो कि इंजीनियर्स होते हैं, हाईली क्वालिफाइड इंजीनियर्स होते हैं। तो जिनको कहते हैं सर्वेयर्स, वो सर्वेयर्स होते हैं और इंजीनियर्स होते हैं। और बेसिकली उनको एक एक जॉइंट एक टर्म दी जाती है, दैट इज कॉल्ड वैल्यूअर। जैसे एडवोकेट होता है, वैसे एक वैल्यूअर होता है। बेसिकली इंजीनियर्स होते हैं, ठीक है। तो वो उस कोलेक्टर की वैल्यू करते हैं। वो बोलता है भाई तेरे तेरे कोलेक्टर की वैल्यू क्या है, बैंक पूछेगा उस बंदे से। बंदा कहता है देखो यार, अभी तो मार्केट में उसकी वैल्यू जो है 1.5 करोड़ चल रही है। 1.5 करोड़ उसने बोल दिया, 1.5 CR, ठीक है जी। लेकिन बैंक अपने वैल्यूअर्स भेजता है, अपने इंजीनियर्स भेजता है। तो बेसिकली एक एम्पैनल्ड फर्म होती है, वो बैंक के अपने बंदे नहीं होते हैं। मोस्टली जो बड़े बैंक्स होते हैं उनमें क्या होता है, इंडिपेंडेंट फर्म्स होती है। इंडिपेंडेंट 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 वैल्यूअर्स होते हैं। इंडिपेंडेंट वैल्यूअर्स होते हैं जो कि जो बोरोर के घर पे जाते हैं, उसकी कोलेटरल वैल्यू देखते हैं, उसका उसका जो घर है वो ट्रेसेबल है कि नहीं है। खैर ये चीज़ें मैं आपको वैल्यूएशन रिपोर्ट में ज़्यादा समझाऊंगा, लेकिन ये चीज़ यहाँ इस एंड यूज में कैसे काम करे मैं आपको बताता हूँ। जैसे इंडिपेंडेंट वैल्यूअर होता है, उसी तरह होता है इंडिपेंडेंट सीए। इंडिपेंडेंट इंडिपेंडेंट सीए। सीए मीन्स चार्टर्ड अकाउंटेंट। आपने सुना होगा चार्टर्ड अकाउंटेंट की तो बहुत वैल्यू है इस देश में। भारत में सीए को एक बहुत टॉप मोस्ट प्रायोरिटी माना जाता है, टॉप मोस्ट प्रोफेशन माना जाता है। उसकी किसी बात को डिनाई नहीं किया जा सकता, एक अथॉरिटी दे रखी है उसको किसी चीज़ के लिए। तो बेसिकली होता क्या है, जब भी आप बैंक बोरिंग ले लेते हो, बेसिकली जब आप एक लोन लेते हो बैंक से, तो उस लोन का एक पर्पस होता है। उस लोन का एक पर्पस होता है, ठीक है जी। मान लीजिए सीसी फैसिलिटी ली, तो सीसी फैसिलिटी का जो पर्पस होता है वो होता है फॉर डे टू डे वर्किंग कैपिटल साइकिल। मैंने आपको बताया था 90 दिन का अगर आपका पैसा फंस जाता है, तो उस फंसे पैसे से बचने के लिए आप बैंक से लोन ले लेते हो, दैट इज कॉल्ड सीसी फैसिलिटी। अब सीसी बैंक से उठा लेते हो ऑन द बेसिस ऑफ सीए एंड एमएफए, करंट एसेट और एमएफए के बेसिस पे, मूवेबल फिक्स एसेट के बेसिस पे, जो कि प्राइमरी एसेट होती है आपकी, जो आपके बिजनेस को चलाने में मदद करती हैं, उसके बेसिस पे आप बैंक से सीसी लिमिट ले लेते हो। लेकिन एंड यूज का जो कंसेप्ट होता है वो इसमें नहीं होता, सीसी फैसिलिटी में। क्यों नहीं होता? क्योंकि हर दिन आपका पैसा आ रहा है, जा रहा है, आ रहा है, जा रहा है, आ रहा है, जा रहा है। तो इसमें एंड यूज मॉनिटर करना बहुत ही ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाएगा। लेकिन जो टर्म लोन में जो एंड यूज है, उसका जो कंसेप्ट है वो टर्म लोन्स में ही यूज होता है। वो कैसे होता है? मान लीजिए आपने टर्म लोन लिया मशीनरी खरीदने के लिए, ठीक है जी। आपने मशीनरी ली, आपका बिजनेस है, मान लीजिए प्रिंटिंग का बहुत बड़ा बिजनेस है। तो आपने जापान से मशीनरीज मंगा ली, दो मशीनरी मंगा दी। आपने मशीनरी इन द सेंस आपने बड़े बड़े प्रिंटर मंगा दिए, जिसमें आप एक साथ 1,000 पेज डालोगे। 1,000 पेज का जो प्रिंट आउट है वो 5 मिनट में वो प्रिंट हो जाएंगे, उतनी फास्ट मशीन है। तो आपने जो मशीन बनाने के लिए आपके पास पैसा नहीं है, आपके पास फंडिंग नहीं है, तो आप बैंक के पास जाओगे, आप बोलोगे भाई हमारी जो मशीन आ रही है, एक 50 लाख की है, दूसरी 50 लाख की है, टोटल विद इंक्लूसिव जीएसटी। इंक्लूसिव जीएसटी यानी जब कोई चीज़ इंपोर्ट करोगे तो भारत सरकार तो टैक्स लेगी,
भारत सरकार भी टैक्स लेगी, लेकिन आप इसे जीएसटी हटाओ, जीएसटी बाहर से आने के सामान पे हम वो बाद में पढ़ेंगे, उसको हम अलग से डील करेंगे। आप ये समझ लीजिए इंक्लूसिव ऑफ ऑल टैक्स, टैक्स इंक्लूसिव, ठीक है जी, ये आपका टैक्स इंक्लूसिव, सारा टैक्स मिला के आपका टैक्स इंक्लूसिव मिला के आपको 1 करोड़ की मशीनरी खरीदनी है, तो आपने बैंक से क्या ले लिया, MTL, दैट इज कॉल्ड मशीनरी टर्म लोन। आपने बैंक से मशीनरी टर्म लोन उठा लिया, ठीक है जी, आपने मशीनरी टर्म लोन उठा लिया। अब क्या होगा, अब मैं बताता हूँ उसके बाद क्या होगा। बैंक बोलेगा चलो ठीक है, तो एक काम कर, जैसे ही तू मशीनरी खरीद ले तो बैंक को एक सर्टिफिकेट देगा, ठीक है, बैंक को एक एनडीओ का सर्टिफिकेट आता है, एनडीओ सर्टिफिकेट, एनडीओ सर्टिफिकेट, जो कि मोस्टली बैंक एक सीए से प्रेफर करते हैं, इंडिपेंडेंट सीए जो होता है इंडिपेंडेंट होता है। देखिए, बोरोर अगर एक कंपनी है तो कंपनी के सीए से कभी नहीं ली जाती ये चीज़ें, स्टैचुरी ऑडिटर्स होते हैं, स्टैचुरी ऑडिटर होते हैं, स्टैचुरी ऑडिटर, जो भी आपने पढ़ा होगा, जितने भी बिजनेसेस होते हैं, बड़े बड़े बिजनेस, उनके ऑडिट्स होते हैं, ऑडिट मतलब एक तरह से उनका निरीक्षण होता है, हर चीज़ को चेक किया जाता है, उनकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट को चेक किया जाता है। तो उसी तरह जो बड़े बोरोर होते हैं उनके स्टैचुरी ऑडिटर होते हैं, तो स्टैचुरी ऑडिटर से सर्टिफिकेट मांगा जाता है कि जो बोरोवर ने बैंक से लोन लिया, टर्म लोन, वो जिस पर्पस के लिए लिया, यानी मशीनरी के लिए लिया, वो मशीनरी का सेटअप हुआ कि नहीं हुआ, मशीनरी सेटअप हुई कि नहीं हुई, मशीनरी का सेटअप कहाँ हुआ। तो जो सीए होता है, जो एक सीए होता है, बेसिकली जो स्टैचुरी ऑडिटर होते हैं, स्टैचुरी ऑडिटर की जो पावर होती है वो एक सीए ही होता है, एक सीए को ही स्टैचुरी ऑडिटर बनाया जाता है। एक सीए फर्म होती है, सीए फर्म में 3-4 सीए हैं, वो पार्टनर बन जाते हैं और वो पार्टनर मिलके किसी कंपनी का ऑडिट करते हैं, वो ऑडिट करते हैं। बेसिकली एक सीए फर्म होती है, वो किसी कंपनी के लिए स्टैचुरी ऑडिटर या स्टैट ऑडिटर अपॉइंट हो जाते हैं, तो उनसे सीए सर्टिफिकेट लिया जाता है, उनसे एक इंडिविजुअल, जैसे मान लो चौकसी, चौकसी एंड कंपनी, इस तरह से आपने सुना होगा, इस तरह से कंपनी होती है, EY, बिग फोर जितने EY हो गए, KPMG हो गई, तो ये KPMG, ये सब इन सब के अंदर बहुत सारे सीए फर्म, जैसे BSRN कंपनी, BSR कंपनी आ गई, बाटली बॉय आ गई, बाटली बॉय आ गई, बहुत सारी सीए फर्म्स होती हैं, उनका एक संगठन बन जाता है जो बिग फोर में मर्ज हो जाती हैं, इस तरह से ग्रुप कंसर्न बन जाती है, एक तरह से सिस्टर कंसर्न, वो तो हम समझेंगे अलग से। बट आप ये समझिए, आपने एक लोन, बैंक से एक लोन लिया, मशीनरी टर्म लोन, और मशीनरी टर्म लोन का जो मशीनरी है उसका 1 करोड़ रुपए खर्च हो चुका है, तो बैंक मोस्टली क्या करते हैं कि पैसा खर्च होने के 30 दिन के अंदर तो बैंक को एक सर्टिफिकेट देगा, बैंक को एक सर्टिफिकेट देगा, जो कि एक सीए लिख के देगा एक सर्टिफिकेट में कि टू दी बैंक, इंडसइंड बैंक, यस बैंक या SBI, जिस जो भी बैंक को रेफर करें, टू टू द मैनेजर, यस बैंक, डियर सर, मैडम, वी हैव चेक द बुक्स ऑफ अकाउंट ऑफ द बोरोवर, हमने बोरोवर की बुक्स ऑफ अकाउंट चेक करी, वी हैव पेरयूज, मतलब हमने उसका यूज़, हमने उसका निरीक्षण किया, हमने उसको यूज़ किया, हमने उसको देखा, पेरयूज किया, पेरयूज, वी हैव perused वी हैव perused द बैंक स्टेटमेंट, हमने बोरोर की जो है बैंक स्टेटमेंट देखी, उसके बैंक स्टेटमेंट में एक्चुअल में 1 करोड़ रुपए जापान की वो कंपनी को, जो कंपनी है, जापान की जो कंपनी है, उसको पैसा यहाँ से गया है बोरोर के अकाउंट से, हमने हर चीज़ देखी है, और हम एज अ सीए और एज अ सीए फर्म और एज अ स्टैचुरी ऑडिटर हम ये सर्टिफाई करते हैं कि बोरोर ने जो पैसे लिए हैं वो जो स्पेसिफिक एंड यूज है। फिर अब सीए बहुत चालाकी करके क्या लिखता है, एज स्टेटेड इन सैंक्शन लेटर। कुछ सीए भाई बहुत ही चालाक होते हैं, बड़े बचने का प्रयास करते हैं, वो क्या करते हैं कि द बोरोवर हैज यूज्ड द मनी एज स्टेटेड इन द सैंक्शन लेटर रेस्पेक्टिवली, वो क्या कहते हैं, जिस पर्पस के लिए बोरोवर ने लोन लिया था, जैसा कि उसने सैंक्शन लेटर में साइन करते हुए एग्री किया था, वो उस पर्पस के लिए ही यूज़ हुआ है, तो सीए इस तरह से चालाकी करके लिख देते हैं। लेकिन कुछ सीए बड़े मतलब बहुत ज़्यादा प्रोफेशन होते हैं, वो हर चीज़ बताते हैं कि हमने ये
बैंक स्टेटमेंट देखी एचडीएफसी के इस तारीख को एचडीएफसी के इस अकाउंट से बोरर से पैसे गए थे। बोरर ने किसी और अकाउंट, मान लो बोरर कहीं करंट अकाउंट चल रहा है तो बोरर ने करंट अकाउंट से पे कर दिए, और बोरर का जो करंट अकाउंट है वो एचडीएफसी से चल रहा था, और बोरर ने जो लोन लिया है वो मान लो यस बैंक से लिया है। तो जो सीए होगा वो अपने सर्टिफिकेट में लिख के देता है कि एचडीएफसी के इतने इतनी तारीख को इतने इतने अमाउंट से जो बोरर का अकाउंट है वो डेबिट हुआ है, डेबिट यानी पैसा कटा है, तो वो जापान की किसी कंपनी को गया है, जो वहाँ का वेंडर है, यानी जो वहाँ से जो पैसा, जो जिसने सर्विस दी है बोरर को, जिसने मशीनरी बेची है, उसको असल में पैसा गया है। तो एंड यूज सर्टिफिकेट जो मोस्टली बैंक होते हैं वो कहते हैं सीए ही देगा। अब एंड यूज असल में बैंक मांगता क्यों है, बैंक मांगता क्यों है? अब देखो एक बात बताओ, बैंक ने आपको पैसा दिया, बैंक करता है पर्पस बेस्ड फंडिंग। पर्पस बेस्ड फंडिंग का मतलब ये होता है कि बैंक कभी भी चना खाने के लिए, गर्लफ्रेंड को डेट पे ले जाने के लिए, या माँ बाप के लिए शौक पूरे करने के लिए गाड़ी ले ली, वो ले ली, ये ले लिया, इस चीज़ के लिए बैंक कभी पैसा देता नहीं है। बैंक कहता है भाई देख, तू जिस हैसियत से बैंक में आया है, जिस माइंडसेट से तू बैंक में आया है पैसा लेने, हम उसी माइंडसेट में जाकर तुझे पैसा देंगे। मान लीजिए आपने पैसा लिया मशीनरी टर्म लोन के लिए, एमटीएल, लेकिन आपने कैपिटल मार्केट में पैसा लगा दिया, कैपिटल मार्केट में मान लो अपने सिस्टर कंसर्न में पैसा भेज दिया। सिस्टर कंसर्न यानी मान लो एक व्यक्ति है जिसका नाम है अजय जैन। अजय जैन की जो धर्मपत्नी है वो आरती जैन है। तो अजय जैन ने बैंक से लोन लिया, ठीक है जी, और अजय जैन की अपनी एक पार्टनरशिप फॉर्म है, या मान लो कंपनी है, कुछ भी है, और आरती जैन की भी अलग से कंपनी है। तो अजय जैन ने क्या किया, अजय ने क्या किया, पैसा तो बैंक से लिया, लेकिन वो अपनी जो आरती जैन की कंपनी में पैसा भेज दिया, यानी आपने पैसा का डाइवर्जन किया है, पैसे का डाइवर्जन किया है। तो दिस इज कॉल्ड डाइवर्जन ऑफ फंड्स। डाइवर्जन ऑफ फंड्स बहुत ही मतलब सीरियस एक मिस्टेक मानी जाती है बैंकिंग सेक्टर में, और उसको बड़ी मतलब कहते हैं ना स्ट्रिक्टनेस के साथ देखा जाता है। कोई भी आप ऐसा फालतू काम करोगे तुरंत बैंक आपको पेनल्टी मारता है और आपकी कंप्लेंट आरबीआई में कर देता है। तो भाई ऐसा काम ना करें, जिस चीज़ के लिए आपने लोन लिया है उसी चीज़ के लिए उसे यूज़ करें, दैट इज़ कॉल्ड एंड यूज़। तो मैं आई थिंक आप समझ गए होंगे कि एंड यूज़ असल में कितना क्रिटिकल काम है। अब आने वाली वीडियो में आपको समझाऊंगा मैं डाइवर्जन ऑफ फंड, डाइवर्जन वर्सेस साइफनिंग। साइफनिंग मतलब पैसा ही घुमा दिया, पैसा घुमा दिया आपने बैंक को झूठ बोलकर। आपने बैंक को झूठ है, मान लीजिए आपने बोला कि भाई देखो हमारे इन्वाइसेस हैं, मान लीजिए आपने बैंक को ऐसे एक बुक ले आए, बुक्स में आपने बहुत सारे इन्वाइसेस दिखा दिए, आपने बोला भाई देखो इस इन्वाइसेस के बेसिस पे हमें ना बहुत सारी पेमेंट करनी है अपने क्रेडिटर्स को। बैंक को बोला कि भाई एक टर्म लोन दे दो, अब टर्म लोन के बेसिस में या वर्किंग कैपिटल डिमांड लोन दे दो या कुछ भी दे दो। आपने उसके बेसिस पे आपने बैंक से लोन ले लिया, लेकिन आपने असल में क्या किया, उससे अपने शौक पूरे करे। आपने घड़ी ले ली, आपने रोलेक्स ले लिया, आपने कुछ भी ले लिया, है ना, आपने उसे डाइवर्जन ऑफ फंड नहीं बोला जाएगा, उसे बोला जाएगा साइफनिंग ऑफ फंड। आपने पैसा साइफन कर दिया, आपने पैसा चुरा लिया। और साइफनिंग डाइवर्जन से ज़्यादा सीरियस है। साइफनिंग ऑफ फंड में आरबीआई साफ कहता है कि साइफनिंग अगर हुई है फंड्स की तो उसे एक फ्रॉड माना जाएगा। तो एंड यूज ऑफ फंड में एक कंसेप्ट और होता है, दैट इज कॉल्ड विलफुल डिफॉल्टर। विलफुल, विलफुल, WILFUL, विलफुल। विल यानी विल मतलब होता है इच्छा शक्ति। आपने अपनी पूरी इच्छा शक्ति लगाई और आपने बोला कि भाई देख, मैं सच में जापान की कंपनी को पेमेंट भी कर दूंगा, लेकिन आपने उसको ये बोला देख तू 10% पैसा काट लियो, देख मैं तुझे 1 करोड़ भेजूंगा, उस 1 करोड़ के बेसिस पे मैं बैंक से लोन ले लूँगा, ठीक है, बैंक मुझे लोन दे भी देगा, वो 1 करोड़ मैं तुझे भेज दूंगा। अब तो एक काम करियो, मैं बैंक को दिखा दूंगा देख मैंने 1 करोड़ की पेमेंट तो कर दी, तो वो उसमें से एक काम करियो, 1 करोड़ में से 5 लाख काट लियो भाई अपना कमीशन दिखाने के लिए, अपना कमीशन कर दियो, और 95 लाख कहीं और रूट कर दियो। भाई साहब ये होता है दिमाग। आपने जापान को भेजा पैसा, जापान के बंदे को पैसा भेजा 1 करोड़, आपने बोला भाई देख 5 लाख काट लियो, और 95 लाख मेरे इस अकाउंट में, जो कि कोई दूर का चाचा का मामा का भतीजे का रिश्तेदार है, आपने उसके अकाउंट में भिजवा दिए 95 लाख, ठीक है। तो आपने बैंक के पैसों का गलत इस्तेमाल किया, आपने पैसों का डाइवर्जन किया, आपने पैसा वहाँ मतलब पैसा तो जापान तो भेज दिया, अपने बैंक को एक गुड फेथ दे दिया कि देख भाई
बैंक सोचेगा वाह भाई, हमने जिस चीज़ के लिए इसको पैसा दिया, जापान भेजने के लिए इसने पैसा भेज दिया, लेकिन आपने वो पैसा वहाँ कटवा कर किसी और को भेज दिया, दैट इज़ कॉल्ड डाइवर्जन ऑफ फंड। तो डाइवर्जन ऑफ साइफनिंग ऑफ फंड को हम आने वाली कुछ वीडियोस में समझेंगे, इसको बहुत डेप्थ में समझेंगे। ये भी बैंकिंग, जब आप क्रेडिट डिपार्टमेंट में जाते हो, एनालिसिस करते हो, तो इन दोनों चीज़ों को देखा जाता है। तो आई होप आपको एनडीओ समझ में आ गया होगा। तो बेसिकली आरबीआई का ऐसा कोई पर्टिकुलर सर्कुलर नहीं है इसके ऊपर कि आप एनडीओज को क्या मतलब कैसे मॉनिटर करेंगे, लेकिन आरबीआई आरबीआई कुछ चीज़ें कहता है। आरबीआई के 2-3 सर्कुलर आते हैं, दैट इज कॉल्ड मैनेजमेंट मैनेजमेंट ऑफ एडवांसेस। आरबीआई का सर्कुलर आया था, दैट इज कॉल्ड मैनेजमेंट ऑफ एडवांसेस। एडवांस को मैनेज कैसे करें, मैनेज एडवांस को मैनेज कैसे करें। एडवांसेस यानी बैंक ने आपको कोई एडवांस दिया तो बैंक उसे मैनेज कैसे करें, ठीक है। तो वो आरबीआई सजेस्ट करता है कि एंड यूज मॉनिटरिंग होनी चाहिए, एंड यूज मॉनिटरिंग। और एंड यूज मॉनिटरिंग कैसे होती है, बॉरोर एक सीए सर्टिफिकेट ला के दे कि भैया जो पैसा है वो उसी पर्पस के लिए यूज हुआ है जिस पर्पस के लिए द बैंक हैज सैंक्शन द लोन टू यू, है ना। उस पर्पस के लिए बैंक ने आपको जो लोन दिया है वो उसी पर्पस के लिए यूज़ होना चाहिए, दैट इज़ फॉर एंड यूज़ ऑफ फंड। तो आई थिंक हम सब कुछ कवर कर चुके हैं। एंड यूज़ हो गया, डाइवर्जन हो गया, साइफनिंग ऑफ फंड हो गया, और सीसी फैसिलिटी, ओवरड्राफ्ट, इन सब में एंड यूज़ नहीं देखा जाता, क्योंकि आपके डेली पैसे जा रहे हैं, डेली पैसे आ रहे हैं, आप डेली क्रेडिटर को पे कर रहे हो। जैसे जैसे आपका पैसा आ रहा है क्रेडिटर को पे कर रहे हो, डेटर आपको पे कर रहा है, डेटर आपको पे कर रहा है, वर्किंग कैपिटल आपकी चल रही है, लेकिन वो बैंक के पैसे तो चल रही है, तो बैंक डेली डेली मॉनिटर नहीं कर सकता। यहाँ पे जो एंड यूज होता है सीसी फैसिलिटी में, वो स्टॉक स्टेटमेंट आती है। स्टॉक स्टेटमेंट यानी होती है कि भाई हमारा इतना रॉ मटेरियल है, इतना WIP मैंने वो बताया था, और इतना फिनिश गुड है। स्टॉक स्टेटमेंट तो अलग से वीडियो बनेगी, लेकिन आपको मैं समझा देता हूँ कि सीसी फैसिलिटी में हर महीने बैंक स्टॉक स्टेटमेंट लेता है, तो उसके बेसिस पे सीसी की जो एंड यूज फैसिलिटी है वो क्वालिफाई कर जाती है। वो बैंक को समझ में आया था कि भाई देख, जब हमारे बैंक में आया था तब इसके बाद 1 करोड़ का स्टॉक था, हमने इसको 80 लाख की फंडिंग कर दी, मतलब सीसी लिमिट दे दी। लेकिन आज भी इसके पास 1 करोड़ 20 लाख, 1 करोड़ 30 लाख, कभी 90 लाख, इस तरह का स्टॉक एवरेज इसके पास होता है। तो ठीक है, मतलब हमारा जो पैसा है वो सही जगह लग रहा है। लेकिन टर्म लोन्स में क्या होता है, एक बार मशीनरी एक बार आती है, इसलिए एंड यूज वहाँ पे एप्लीकेबल हो जाता है। मशीनरी आप एक ही बार तो लोगे, ऐसा थोड़ा नट बोल्ट आज आ रहा, नट बोल्ट आप अपने जापान से आज मंगाया, आज हत्था मंगाया, आज उसकी टांगें मंगाई, आज उसकी खोपड़ी मंगाई। मशीनरी मशीनरी कभी लॉट में नहीं आती, मोस्टली मशीनरी एक साथ आती है, फिर वो असेंबल होती है, उसे उसे असेंबल करते हैं, मशीनरी को असेंबल करते हैं, जोड़ते हैं। एक जैसे बेड होता है, बेड में आपने देखा होगा आजकल बेड में क्या होता है कि बेड के बहुत सारे पार्ट्स आ जाते हैं, और एक साथ वो बेड बनाने वाले आपके घर पे आते हैं, तुरंत बेड बना देते हैं 10 मिनट के अंदर। उसी तरह मशीनरी का भी कंसेप्ट होता है। तो बैंक क्या करता है, कुछ जो बड़े बड़े बैंक होते हैं वो क्या करते हैं, क्वार्टरली प्रोजेक्ट, एक होता है क्वार्टरली प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंटेशन, क्वार्टरली प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंटेशन। ये लास्ट टॉपिक है आज का, मैं आपको समझा देता हूँ। जो टर्म लोन्स होते हैं, टर्म लोन्स में मशीनरी को आपने उसके गोडाउन में लगा दिया, ठीक है, सीए ने लिख के दे दिया कि भैया मैंने इसकी बैंक अकाउंट की स्टेटमेंट देखी, हमने बैलेंस शीट देखी, हमने प्रॉफिट एंड लॉस देखा, यह अमाउंट उसने डेबिट कर दिया है अपने प्रॉफिट एंड लॉस में। आपका एक्सपेंस है ना, कैपिटल एक्सपेंस है, तो आपने डेबिट मार दिया है, उसका डेप्रिसिएशन भी चार्ज कर दिया है उसके ऊपर का, तो हर चीज़ आपने दिखा दी है। बैलेंस शीट में आपने एक अलग से एसेट दिखा दी, दैट इज़ कॉल्ड मशीनरी। आपने मशीनरी के एसेट दिखा दी, तो मतलब एक्चुअल मशीनरी आई है, नहीं तो बैलेंस शीट फेक है। और अब बैंक क्या करता है, ठीक है भाई, सीए ने अपना काम कर दिया, सीए भाई तू 1500 पकड़, 2000 रुपये पकड़, बोरो उसको पे करता है, भाई सीए का काम खत्म। लेकिन बैंक का जो अपना ड्यू डिलीजेंस है, बैंक क्या करता है, क्वार्टरली प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंटेशन। तो बैंक क्या करता है, अपने आरएम्स को भेजता है, वो बोलता है देख भाई 6 महीने में एक बार वहाँ चले जाइयो, जो उसने मशीनरी खरीदी है जापान से, वो जरा देख लियो जाके वो चल रही है कि नहीं चल रही है। तो उस मशीनरी से जो कैश फ्लो आएगा, कैश फ्लो, अरे भैया उसने मशीन मंगाई, अब उसने प्रिंटिंग शुरू कर दी उस मशीनरी से। अब भाई वो मैं दुकान में गया, भैया एक काम करो, एक बुक प्रिंट मार दो, तो मैंने पैसे दिए,
वो पैसे से वो बैंक की ईएमआई चुकाएगा, यानी वो मशीनरी जिसके लिए बोरोवर ने लोन लिया था वो मशीनरी अब उपयोग में आ गई है, दैट इज बीइंग यूज्ड बाय द बोरोवर इन द प्रेमाइसेस, इन हिज गोडाउन। तो उस मशीनरी से जो कैश फ्लोज जनरेट होते हैं वो लोन अकाउंट में जाते रहते हैं, वो लोन अकाउंट से ही रूट होते हैं, यानी लोन अकाउंट से ईएमआई गई, लोन अकाउंट में वो ईएमआई देगा, फिर लोन अकाउंट में वो कैश फ्लो रूट होता है, ऐसा रूट हो। तो बैंक की एक कंडीशन अपने सैंक्शन लेटर में डालता है कि तू आने वाले समय में 60% या 70% या 100% जो अपना पैसा है इस मशीनरी से जो जनरेट होगा वो हमारे बैंक अकाउंट से रूट करेगा, यानी हमारे बैंक से ही तू पैसा पेमेंट करेगा, हमारे बैंक में ही पैसा आएगा, इस तरह से रूटिंग करेगा, इस तरह से रूटिंग करेगा। तो आरएम जाते हैं, वो देखते हैं भैया देख, हाँ यार मशीन तो चल रही है, मशीनें चल रही है, प्रिंटिंग भी हो रही है, तो इसका मतलब उसने जो अपना एंड यूज़ है वो फुलफिल कर लिया है। तो आई होप आपको सब समझ में आ गया, हमने सब कुछ पढ़ लिया है। सीसी फैसिलिटी में स्टॉक स्टेटमेंट आती है, इसके बेसिस पे एंड यूज़ हम देखते हैं, सेटिस्फाई होता है कि हाँ ठीक है, उसके बाद स्टॉक इतना है तो भाई एंड यूज़ चल रहा है, पैसा है। लेकिन टर्म लोन्स के केस में ही एंड यूज़ लिया जाता है, और बैंकिंग सेक्टर में ये क्वेश्चन बहुत ही मैंडेटरी होता है, पूछा जाता है। तो आपको इंटरव्यूज में पूछा जाएगा कि भैया एंड यूज़ फैसिलिटी क्या होती है, वाई इट इज़ बीइंग कंसिडर्ड एज अ मोस्ट क्रूशल टॉपिक इन द केस ऑफ टर्म लोन्स। टर्म लोन्स के केस में बहुत ज़्यादा क्रूशल एक टॉपिक होता है एंड यूज़। ये तो उसने उसने व्हीकल के लिए लोन ले लिया, अब व्हीकल के लिए लोन लिया, भाई तूने गाड़ी खरीदी, तूने हमसे लोन लिया था, तूने गाड़ी खरीदी नहीं खरीदी, कहाँ गया पैसा, बीवी के लिए गहने बना दिए। तो वो होता है डाइवर्जन ऑफ फंड, आपने पैसा को घुमा दिया कहीं और। आपने पैसा लिया था गाड़ी के लिए, आपने पैसा ले लिया गहना, ग से गाड़ी, ग से गहना, आपने गहना ले लिया, गाड़ी छोड़ दी। तो आपने एंड यूज़ जो है बैंक का जो कॉन्सेप्ट है वो डिफीट कर दिया है। तो आई थिंक यू हैव लव दिस वीडियो, यू हैव लाइक दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। हम आने वाले समय में और अच्छे अच्छे वीडियोस लाएंगे, अच्छे अच्छे कंसेप्ट लाएंगे, जो कि आपको कोई भी यूट्यूब पे कहीं भी आपको बताने के योग्य नहीं है। जितना मैंने सीखा अपने एक्सपीरियंस से वो अब मैं आपके साथ शेयर करूँगा। सो थैंक यू सो मच, थैंक्स।